नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल। आप सभी देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। दर्शकों, आज हम आपको लेकर के आए हैं जिला मोहाली के गांव हिमायूपुर में, और आज हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री दलवीर सिंह जी। आपको बता दें, लास्ट टाइम इलेक्शन में इन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है और काफ़ी एजेंडे हैं। बातचीत करते हैं कि एक राजनीति की सोच के साथ आ रहे हैं राजनीति में, और अगर जनता चुनती है क्या क्या विचार इनके हैं और राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्ज्वल हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जोनी सिरसवाल जी और टीम उज्ज्वल हरियाणा, जो विशेष तौर से मेरे गांव, मेरे घर और मेरे पास पहुंचे हैं। मैं आपका आने पे, अपने घर पे आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यही उम्मीद करता हूं परमात्मा आप पर भी कृपा करे, आप लोगों के मुद्दे ऐसे सरकार तक पहुंचाते रहें जिनका समाधान होता है। सर दलवीर सिंह जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि लास्ट टाइम भी आपने इलेक्शन लड़ा जी। चलो, हार जीत एक इंसान के मुकद्दर में है, भाग्य में है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या खामियां रही हैं कि जिसके कारण आपको नंबर नहीं मिल पाया? देखो, अल्टीमेटली तो क्या जी, जनता का फैसला होता है। जी, अब जनता को जनार्दन बोलते हैं, लोकतंत्र के अंदर लोग बड़े होते हैं। लोग जो अच्छा समझे वो अपना डिसीजन देते हैं और हम सब लोगों का डिसीजन है जो वो मानते हैं। ज़्यादातर क्या रहा होता है कि पिछले बारी कांग्रेस की सरकार थी और ऐसा डर का, एक हिंदी में कह लो कि भय का माहौल बना हुआ था कि कोई भी लोग विपक्षी पार्टी की तरफ से लगाओ या सत्तारूढ़ पार्टी है उसके खिलाफ कोई भी खड़ना ही नहीं चाहता था। गांव के बहुत सारे व्यक्ति, वोटर मुझे आके कहने लगे कि कोई भी नहीं खड़ रहा, अभी आपको खड़ना पड़ेगा जैसे भी हो। तो लोगों के अंदर ऐसे लोगों के ऊपर केस कुछ भी डाले जा रहे थे, झूठे पर्चे भी हो रहे थे और बहुत तरह का दबाव था, जिसकी वजह से चलो लोगों का मैंने फैसला मान के जो कहा है मैं खड़ा हो गया। और ज़्यादातर मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी। मैं इतने के टाइम मेरे को मिला कि मैं एक वोटर तक या एक परिवार तक सिर्फ एक ही बार ही जा पाया था पूरी कैंपेन के दौरान, जबकि ज़्यादातर देखा इलेक्शन के अंदर साल 2 साल पहले सब लोग तैयारी कर देते हैं, करते हैं, है ना। तो और मैंने ऐसे भी नहीं किया कोई पर्सनल वास्ता पाके कि मैं किसी के पैर के हाथ लगा के बोलूँ जी अब की बार तो मेरे को ज़रूर वोट दे दो, है ना। ऐसे भी मैंने कोई प्रक्रिया नहीं की। जब मैंने अपना एजेंडा रखा वोटरों के आगे, और भाई जिसको मेरा एजेंडा बढ़िया लगे आप मेरे को वोट पाओ। वोट पाओगे तो मैं आप उसका हल करके दूंगा और उसको लागू करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। इसके अलावा मैंने एक मैनिफेस्टो भी तैयार किया था जिसके अंदर काफ़ी मुद्दे रखे थे, वो लिखती रूप में दिया था। अगर मैं इससे एक मुद्दा भी ना हल कर पाऊँ, यानी लगे जी 10 हैं तो 10 के अंदर से अगर एक भी रह गया तो ये मेरा लिखती वचन है आपसे कि आप मेरे को दिखा सकते हैं कि आपने ऐसे लिख के दिया था और वो हुआ नहीं। मैं अपनी बात पे पूरा अटल था, भी जो मैं कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। और अब तक भी ऐसे ही रहा है कि जो मैंने किसी से एक बार प्रॉमिस कर लिया या मेरे को आगे किसी ने बोला, अगर मैं करने को उस चीज़ के समर्थ हूँ तो मैं उसको ज़रूर करता हूँ, चाहे मेरे को कितना ही उसके लिए एफर्ट करने पड़े। तो थोड़ा गवर्नमेंट का जरूर रहा है कि गवर्नमेंट के मैं ऑपोजिट लड़ रहा था तो लोग थोड़े डरे हुए थे, खुल के सपोर्ट में नहीं आ रहे थे। वोटरों ने वोट जरूर पाई है, थोड़ी ये चीज़ रही है। बाकी सत्ताधारी धीरे क्या होती है कि लोगों के कुछ मसले हल करा देती है, उसको दब जाते हैं, लोगों को दबा लेती है। ये थोड़ा हेर फेर रहा है, बाकी लोगों की तरफ से मेरे को पूरा समर्थन मिला है। तो यानी कि कुल मिला के बात यही है कि आपको जो टाइम मिलना चाहिए था उस अकॉर्डिंग आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया। ये भी कह सकते हैं कि टाइम प्रॉपर नहीं मिला, और ज़्यादातर ये था कि फेयर माहौल नहीं था, जिसको हम कहते हैं कि एक आज़ादी का माहौल नहीं था कि लोग अपनी मर्जी से चाहे तो जिस मर्जी की सपोर्ट करें, जिसको वोट डालें। यहाँ तक कि जो जब वोटिंग हो रही थी ना, उसके अंदर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी एक आगे पुलिसकर्मी था, चलो मैं अब क्या कहूँ, उनके साथ एक कांग्रेस का लीडर था कोई, मेरे को दबके मारने लगा कि आप पोलिंग स्टेशन में नहीं बढ़ सकते। मैं कभी क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं तो कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट तो बढ़ सकता है, कैंडिडेट को कौन रोकेगा। नहीं जी आप बढ़ नहीं सकते। तो मैंने उसी टाइम चलो SDM थी मैडम, उनसे मैं फ़ोन पे एकदम बात कराई तो वो चुप हो गए। मैंने वहाँ, यहाँ तक ऐसा माहौल था, मैंने वहाँ से चढ़ती कला टाइम TV और एक और चैनल था, मैंने पत्रकारों को बिठा रखा था वहाँ से, ताकि लोग डर के ये ना सोचें कि हमें कोई वोट नहीं पाने देगा। अगर कोई भी हल्की फुल्की कोई बात होगी तो ताकि एकदम मीडिया उसको कवर कर ले। ऐसे माहौल का इलेक्शन था वो, एक मतलब इलेक्शन ही हम कह सकते, एक वो ज़बरदस्ती ही थी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमने अपने बंदे बनाने हैं, और उन्होंने अपने पूरे पंजाब में ज़बरदस्ती ही एक किस्म के बंदे बनाए थे। जी, तो सर अब की बार हम बात करते हैं इस प्लान की। तो अगर अब की बार जनता आपको चुन लेती है तो आपके एजेंडे क्या रहेंगे, किन किन मुद्दों पे कार्य करना चाहते हैं,
विकास को लेकर के क्या सोच रखते हैं आप, और आप एक शिक्षित हैं और युवाओं के प्रति आपकी सोच क्या है, शिक्षा के प्रति क्या सोच है? देखो, जैसे आपने सिरसवाल जी बहुत बढ़िया बात की है, मुद्दे की बात की है। जैसे स्टेट के भी मुद्दे मेरे ख्याल से सेम हैं और सेंटर के भी वही मुद्दे हैं, और मैं समझता हूँ कोई एक गांव के भी मुद्दे तो वही होते हैं। जो अब विकास की बात करते हैं, देखो गलियों नालियों का जो विकास है ना, मैं समझता हूँ कि इससे कोई लोगों को ज़्यादा कुछ सिमरने वाला नहीं है। गली बन गई, चाहे वो ईंट की बन गई, चाहे उसको हमने सीसी बना दिया, चाहे उसके ऊपर लॉकिंग टाइल ऊपर से लगा दी, उससे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ने वाला नहीं है, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। और मैं समझता हूँ कि जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, जैसे गवर्नमेंट के मुद्दे हैं, ज़्यादातर 3-4 बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला क्या, एजुकेशन का मुद्दा है, और हेल्थ का मुद्दा है, और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट भी, हर स्टेट की गवर्नमेंट और जो सेंटर में भी गवर्नमेंट है वो भी इन तीनों पे ही ज़्यादातर फोकस कर रही है। मैं समझता हूँ कि मेरे गांव के भी 3 बड़े मुद्दे हैं ये, बाकी और भी हैं, उनको भी हल करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा हम लगाते हैं। हमारे गांव में एक हाई स्कूल है, दोनों गांव में, हमायूंपुर और तसिम्बली ज्वाइंट गांव है। पंचायत अलग अलग है पर गांव इकट्ठे हैं, बीच में एक गली है, बीच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, और एक हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल तसिम्बली के नाम से। इसके अलावा 2 प्राइवेट स्कूल हैं, वो भी अच्छे हैं। एक सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल है तसिम्बली में, और एक श्री गुरु तेग बहादुर साहब पब्लिक स्कूल हमायूंपुर में है, जो वो हायर क्लास तक भी पढ़ा रहे हैं। पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, मैं बात करूंगा सरकारी हाई स्कूल तसिम्बली की, उसकी बिल्डिंग जो है वो पर्याप्त बिल्डिंग है, लगभग 2017 से पहले बन गई थी, जब अकाली गवर्नमेंट थी। यहाँ श्री NK शर्मा जी हमारे यहाँ से संसदीय सकत्तर भी थे, उन्होंने खैर अच्छे एफर्ट किए, तो उस टाइम उन्होंने स्कूल में बिल्डिंग बनवा दी थी, जो बहुत बढ़िया सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है, और जिसके अंदर अगर सीनियर सेकेंडरी क्लास चालू कर दी जाए 10+2 की, तो मेरे ख्याल से भी वो बिल्डिंग सफिशेंट है स्कूल के लिए। परंतु 2017 के बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, और जो इलेक्शन के टाइम में और उन्होंने भी कहा था कि हम स्कूल को +2 का बनवाएंगे, मेरा भी ये एजेंडा था, तो चलो मेरे को तो मौका नहीं मिला था, है ना। और उन्होंने भी कहा था कि हम स्कूल को बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर स्कूल अभी तक +2 का नहीं हुआ, जिसके लिए क्या होता है कि लड़कियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ से हंडेसरा जाना पड़ता है, रानी माजरा जाना पड़ता है, नहीं 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। आने जाने के लिए भी कोई साधन नहीं है। यहाँ तर देखा, लड़कियों बेचारी दोपहर के अंदर भी पैदल आती हैं, और इतनी डस्ट है यहाँ, क्रैशरों के ऊपर वो टिप्पर चलते हैं, बहुत धूल गर्दा है, बड़े हैवी व्हीकल चलते हैं, जिनके अंदर मैं समझता हूँ कि बच्चों की सेफ्टी नहीं है। पेरेंट्स भी जो स्कूल में भेजते तो हैं, देखो उनकी मजबूरी है पढ़ाना तो बच्चों की, है ना, चिंतित रहते हैं कि बच्चा कैसे घर आएगा। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अपने गांव के अंदर 10+2 का स्कूल जो हाई स्कूल से अपग्रेड करा के उसको सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 का बनवाया जाए, ताकि अपने गांव के बच्चे सारे यहाँ अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। 1 नंबर। दूसरा मुद्दा हम बोलेंगे कि सेहत का। सेहत के मामले में क्या है कि हमारा गांव, दोनों गांव की आबादी अगर हम माने तो 6000 के लगभग आबादी है हमायूंपुर तसिम्बली की, जो इलाके के अंदर सबसे मोर पॉपुलेशन के गांव हम कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे इलाके के अंदर। जो यहाँ की पंचायत है वो 9 मेंबरी पंचायत है, और हमारी तसिम्बली की 7 मेंबर, यानी 15 मेंबर की दोनों गांव की पंचायत है, काफ़ी बड़े गांव है। तो पहले मेरे माताजी सरपंच रहे हैं गांव में, उन्होंने भी, मेरे फादर साहब ने एफर्ट किए थे, तो गांव के अंदर गैस एजेंसी लेके आए थे, जिसकी पहले भी काफ़ी दिक्कत थी। खैर दूर दूर तक 15-20 किलोमीटर अम्बाड़ा लालुड़ जाना पड़ता था, अब लोगों को उसकी बड़ी सहूलत हुई है। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच उच्च अधिकारियों से संपर्क के गांव में लेके आए थे, तो जिसके लिए वृद्ध लोगों को कह लो कि जो अपाहज होते हैं, यानी हर किसी को बड़ी सहूलियत है। गांव में 2 कदम जाके हम बैंक से अपना लेन देन कर लेते हैं। तो अगली मेरी कोशिश ये रहेगी कि गांव के अंदर हॉस्पिटल ले आना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जो हल्के के विधायक हैं श्री कुलजीत सिंह रंधावा जी, तो उनको मैं बेनती करूंगा मेरे को जैसा मौका मिले, और हेल्थ मिनिस्टर साहब, उनसे वो भी मेरे को बहुत प्यार देते हैं, ऐसी बात नहीं, मेरा पुराना रिलेशन है, बहुत प्यार देते हैं पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गांव के अंदर 6000 की आबादी है, आसपास के 35-40 गांव लगते हैं, तो हमारे गांव के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल ले आना जाए, जिसके लिए लोगों को बढ़िया एक सेहत सहूलत मिले। इसके एक रीज़न भी है जी, पिछले साल 2021 के अक्टूबर में ना, जब डेंगू बीमारी फैली थी, मेरे गाँव के अंदर से लगभग 18-20 व्यक्तियों की जान चली गई डेंगू के अंदर। जितने के मेरे पास एफर्ट हुए, लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी
यमुनानगर तक, सेक्टर 32 चंडीगढ़ हॉस्पिटल तक, मैंने वहाँ तक एफर्ट किए। कुछ मेरे साथ सोशल वर्क करते हैं, जो सोसाइटियाँ हैं, जो ब्लड डोनर हैं, उनके तालमेल है, उनको बोल के बहुत लोगों के साथ लगभग 100 व्यक्तियों के लगभग उनको ब्लड या प्लेटलेट्स मुहैया करवाए। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं गांव के अंदर से, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने सब ने भी ब्लड दिया और लोगों की जान बचाने में कुछ ना कुछ एफर्ट लगाए। पर वो गांव को बहुत बड़ा नुकसान होया। और गवर्नमेंट थी ना उस टाइम, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो मेरे गांव के 20 लोगों की जान बच जाती। ये बहुत बड़ा नुकसान होया। कोशिश करेंगे कि आगे से गांव के अंदर बढ़िया सेहत सहूलत का प्रबंध हो। एक यहाँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं, पर उसको भी सोचेंगे कि अपग्रेड करा के उसको भी थोड़ा बढ़िया बनाया जाए, ताकि लोग भी अवेयर हों और लोगों को अच्छी वहाँ से दवाई और इलाज मिल सके। सेकंड मुद्दा तो सेहत का है। तीसरा मुद्दा हम बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का, कि एक गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट, एक सवाल भी खड़ा होता है कि गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है। हमारा गांव है जी ये हमायूंपुर, ये इसके अंदर इंडस्ट्री जोन है हमायूंपुर गांव के अंदर। ये लगभग 1995 से या उससे भी कुछ पहले से ही होगी। यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री लगी हुई थी, अब तो कुछ उठ भी गई, प्लान कर गई तो। पर नई इंडस्ट्री भी आ रही है गांव के अंदर। 20-25 तो स्टोन क्रैशर है, उनको भी हम बोलेंगे कि किसी भी तरीके से भाई हमारे गांव में रोजगार, यहाँ के जो लड़के हैं उनको कहीं ऑफिशियल वर्क के ऊपर रखा जाए। ज़्यादातर क्या होता है कि ऑफिशियल वर्क तो अदर स्टेट के लोगों को दिया जाता है, और मेहनत मजदूरी पे क्या होते हैं हमारे गांव के लोगों को रख लेते हैं। उनको तंग परेशान करते हैं, वो बेचारे लंबा टाइम नहीं कर पाते, ऊपर से बोल देते हैं कि ये तो लोकल है जी, काम नहीं करना चाहते। उनको यानी ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। कोशिश करेंगे कि जैसे स्टोन क्रैशर हो गए, जो इंडस्ट्री है, कि उनके अंदर जाके उनको बोलेंगे कि टेक्निकल जॉब के ऊपर जिन लड़कों ने यहाँ टेक्निकल शिक्षा ले रखी है उनको टेक्निकल जॉब पे रखा जाए। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो उनको ऑफिशियल जॉब के ऊपर रखा जाए, ताकि वो गांव के अंदर ही उनको, जैसे कोई भी यूनिट आता है ना, उसको साइड इफेक्ट होते हैं, गांव क्रैशर आते हैं, उनको धूल मिलती है जो गांव के लोग सहन कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को है ना खराब करते हैं, वातावरण को खराब करते हैं। तो उसके जो फायदे हैं वो भी गांव को ही मिलने चाहिए। जब नुकसान गांव झेल रहा है तो फायदे भी गांव को मिले। कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों को टेक्निकल जॉब और ऑफिशियल जॉब इन अदारों के अंदर गांव के लड़कों को मिले। और सबसे बड़ा हमारे लिए खुशकिस्मती भी कहूँगा कि हमारे गांव के अंदर स्वराज का यूनिट आया है। स्वराज फैक्ट्री लगी है हमारे गांव के अंदर, लगभग 55-60 एकड़ ज़मीन के अंदर, जो ट्रैक्टरों का यहाँ उत्पादन होगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल जी, मेरा एजेंडा यही है। देखो, अगर हम इंडस्ट्री के पास जाके उनको बोलेंगे कि हमारे गांव में झूले लगा दो जी, यहाँ कोई गली बना दो, मैं समझता हूँ कि उस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ये झूले जो हम अपने एफर्ट से भी लगवा सकते हैं, किसी और सोर्स के गाँव के बहुत सारे लड़के बुजुर्ग बाहर गए हुए हैं, जिनको जो NRI भी हैं, इस तरह की मदद तो हम उनसे भी ले सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक है, ये भी गांव इन्होंने पहले हमारा अडॉप्ट कर रखा था। गांव के अंदर बहुत स्कीम चलाई थी इन्होंने, लाइट वगैरह भी लगवाई थी, झूले भी लगवाए थे। तो यानी ये सपोर्ट तो हम ऐसे सोर्स से ले लेंगे जहां से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। पर जो स्वराज फैक्ट्री है ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और इसके अंदर जो फैसिलिटी है मैं समझता हूँ लगभग वो गवर्नमेंट के जैसी ही है। और कोशिश करूँगा कि अपने गाँव के लड़के जितने भी हो सके टेक्निकल ऑफिशियल जॉब पे या कंप्यूटर ऑपरेटर पे, जहाँ भी हो सके तो गांव के बच्चों को, नौजवानों को यहाँ रोजगार दिलाने के लिए उनके साथ तालमेल करेंगे, बैठ के अपने गांव की समस्याएं उनके साथ रखेंगे, साझा करेंगे। और जो हमारे लिए उनके लिए कुछ करना होगा तो हम उनके लिए भी करेंगे, ताकि कोई यूनिट हमारे गांव में आए उसको वेलकम करें, वो आगे तरक्की करे, उससे रोजगार जनरेट हो। तो ऐसे एफर्ट लगाएंगे रोजगार के लिए। इसके अलावा जो हम कहेंगे कि बहुत सारे मुद्दे हैं गांव के, जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, ज़्यादातर SC BC परिवार हैं, कुछ जर्नल वर्ग से भी हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। हम इसके अंदर कोई जाति नहीं मेंशन करते, कोई धर्म नहीं मेंशन करते, मेरे लिए तो सारे ही साझे हैं। जो वित्तीय तौर से कमज़ोर व्यक्ति हैं, आमदन के साधन कम है जिनके, उनके पास अपने घर का जो कूड़ा करकट गिरने के लिए भी जगह नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने, अकाली दल की सरकार बनी थी 1997 में, उस टाइम हमारे यहाँ से कैप्टन कमलजीत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के। उन्होंने गांव के अंदर 3-4 किले ज़मीन के खरीद के हंडेसरा रोड पे दी थी कि इसके अंदर लोड़वंद व्यक्तियों को गोबर कूड़ा गेरने के लिए, घर का कूड़ा करकट गेरने के लिए रूढ़ियों दी जाए, रूढ़ियों के प्लाट, कुरडियों के।
पर वो अभी तक लोगों को मिल नहीं पाए। रिकॉर्ड के अंदर लोगों के नाम हैं, तो उसको हम देखेंगे, रिकॉर्ड को वॉच करेंगे। अगर रिकॉर्ड में कोई कमी पेशी होगी तो उसको अधिकारियों से मिलकर दुरुस्त कराएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि लोगों को अभी तक वो क्यों नहीं मिल पाए, ताकि वो लोगों तक पहुंचते करेंगे। ये सबसे पहले महीने के अंदर मेरा एजेंडा रहेगा कि पहले महीने के अंदर, अब तक ना बहुत इलेक्शन हुए गाँव में, हर इलेक्शन में क्या होता है, पाओ जी उसकी वोट पा दो, हम आपको कुर्डियों के प्लाट दे देंगे। फिर इलेक्शन आ जाता है, उसकी वोट पाओ जी, फिर कुर्डियों के प्लाट दे देंगे, नहीं मिले। फिर उसके बाद आ जाता है जी वो फलानी इलेक्शन में खड़ा जी, उसकी वोट पाओ, हम आपको रूढ़ियों के प्लाट दे देंगे। लोग बेचारे आश करके हर इलेक्शन में वोट पा देते हैं लोगों के कहने से, पर वो लोगों को अभी तक प्लाट नहीं मिले। मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों को जो उनके राइट बनता है, उनके प्लाट हैं कुर्डियों के, वो पहले ही महीने के अंदर उनको कब्जा दिलाएंगे। उनका कब्जा कार्रवाई जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, पंचायत विभाग या लगाओ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो उनको कब्जा कार्रवाई करा के उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। और कुछ यहाँ प्लॉट हैं जो 1952 के अंदर पंजाब के अंदर जो ये मुरब्बाबंदी हुई थी, जो ज़मीन को रेगुलेट किया था लैंड को, तो उस टाइम के भी प्लॉट हैं कुछ लोगों के, तो उनके बुजुर्गों के नाम से है। उनके नाम पहले तो बोल रहे थे, अब रिकॉर्ड में पता नहीं कैसे हुआ, कुछ के नाम भी कट गए, तो वो भी उनको नहीं है, उनके पास कब्जा नहीं है, तो उन लोगों को दिलाएंगे जो उनका हक बनता है। गरीब लोगों का, आर्थिक तौर से जो विकसित नहीं है, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनका जो हक बनता है वो उनको भी प्लॉट हम देंगे, ताकि वो अपने प्लॉट में अपने घर का कूड़ा करकट वहाँ घेर ले, कोई पशु रखा है तो उसका गोबर कूड़ा वहाँ घेर ले। ये चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ये गांव के अंदर एजेंडा कह लो, इसको भी तंगी है इस चीज़ की। सर, आपने शिक्षा को लेकर के बात की, आपने गांव के विकास को लेकर के बात की, और आपने जैसे अभी गांव की बहुत सारी समस्याओं को भी सामने रखा, और अभी आपने रोज़गार के ऊपर भी बात की कि बाहर से जितनी फैक्ट्रीज आ रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और इससे हम रोज़गार जनरेट करेंगे। अब बात करते हैं बेटियों के बारे में। आज क्या है, नारी उत्पीड़न का बहुत ज़्यादा देश को हर बार शर्मसार होना पड़ता है। बेटियों के हक में ऐसी क्या सोच रखते हैं आप, जिससे उनकी सेफ्टी भी हो, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनको रोज़गार भी गाँव के। आपने सिरसवाल जी बहुत बढ़िया सवाल किया। जो नारी है, इसको श्री गुरु नानक देव जी ने भी गुरबाणी के अंदर शब्द दर्ज किया, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान, कि जिससे स्त्री से ही राजे महाराजे ने, पीर पैगंबरों ने, गुरु महाराज ने, भक्तजनों ने माता से जन्म लिया, कि उसको माड़ा क्यों कहा जाता है, क्यों उसका उत्पीड़न होता है, अभी क्यों उसको शोषण होता है ना, ठीक है ना। और भक्त कबीर जी ने भी इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, श्री रविदास जी ने भी की है। हमारे जो गुरु साहब हुए हैं, हमारे जो पूजनिक हुए हैं, हमारे भक्तजन हुए हैं, सभी ने नारी के सम्मान के अंदर जितना हुआ है उन्होंने क्रांति लानी है। तो हम भी उस चीज़ को मानते हैं, हम उनका उपदेश मानते हैं। और हम क्या करेंगे, जैसे बेटी जन्म लेती है ना, ये मेरे फ्रेंड है गांव से भी, सुरेंद्र सिंह जी हैं, दरबारा सिंह सेठी हैं, वीरेंद्र शर्मा जी हैं, गुरुजी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, हमने उनके साथ भी पहले भी बात की थी। तो जैसे किसी के बेटी जन्म लेगी, उनको हम पुरस्कृत करेंगे गांव के अंदर इकट्ठ करके, उन माओं का सम्मान करेंगे और लड़कियों की लोहड़ी मनाया करेंगे गांव के अंदर। देखो, लड़कों की तो हर कोई मनाता है, बेटा किसी के घर जन्म होता है तो उसके नानके दादे के सब मिठाई लेके आते हैं, पर किसी के घर लड़की आ जाती है तो भी अच्छे से कोई बधाई भी नहीं देता, है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने कि लाख बुराइयां हों लड़कों में, एक नज़र ना आती है, उस बेटी से नफरत क्यों जो सुख दुख के साथ ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो, आपने बहुत अच्छे शब्द हैं आपके पास, भंडार है शब्दों का। तो लड़कियों की भी हम लोहड़ी गांव में मनाएंगे, जिसके अंदर महिलाओं को, जिसके पास लगाओ भी 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे, और ताकि उनको भी एक मान महसूस हो कि हम बेटी की माँ है, ठीक है। और बेटियों के लिए हम क्या करेंगे, आगे शिक्षा के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी बेटी 10वीं +2 करके कुछ करना चाहेगी, उसके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स गांव में ही लेके आएंगे, और इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स गांव में लेके आएंगे, कंप्यूटर का कोर्स गांव में लेके आएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कोर्स हैं, 2-2, 3-3 महीने के कोर्स होते हैं। इनके लिए हमें अम्बाड़ा जाना पड़ता है, या हमें लालड़ू में जाना पड़ता है, लालड़ू में भी मुहैया नहीं होता तो डेराबस्सी में जाना पड़ता है, यानी 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करके हमें जाना पड़ता है, और इधर जाने के लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। कोशिश करेंगे कि थोड़े छोटे छोटे कोर्सों के लिए लड़कियों को शहर ना जाना पड़े, अपने गांव के अंदर ही हम उनको ये कोर्स देंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स देंगे, और लड़कों को भी देंगे। जैसे लड़कियों को देंगे तो लड़कियों को भी देंगे, और उनको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स देंगे,
और कंप्यूटर का कोर्स यही मुहैया कराएंगे। क्या होता है कि हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मैंने थोड़ा टाइम जॉब इसका भी काम किया था थोड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे जॉब दिलाते हैं ना, तो मैं प्रॉपर शब्द मेरे याद नहीं आ रहे, अम्बाला में किया था। तो मैंने वहाँ चीज़ें एक्सपीरियंस किया इस चीज़ का कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, तो वो आगे काम करने के लिए हमारी लैंग्वेज में मार खा जाते हैं। हमारी लैंग्वेज है पुआधी, भाई तू कहाँ जा रहा है, भाई क्या कर रहा है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हिंदी, पंजाबी, पुआधी भी जद के एक भाषा है, वो मान्यता प्राप्त भाषा लगाओ कि रोपड़ ज़िले में, मोहाली में सारा पुआधी है। पर इसके अंदर क्या चीज़ है, जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको हम किसी लैंग्वेज में परफेक्ट होने चाहिए। इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, हम परफेक्ट नहीं किसी में है। बच्चों को कोशिश करेंगे कि जैसे हिंदी के अंदर नेशनल कंपनी आ रही है ना, मल्टी नेशनल कंपनियाँ भी आ रही हैं यहाँ से, कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी परफेक्ट करेंगे ताकि वो बातचीत का प्रभावशाली तरीके से अपने इंटरव्यू दे सकें और अपने प्लेसमेंट ले सके वहाँ से। तो ये सारे कोर्स हम, इसके अलावा और भी जो भी पॉसिबल होगा मौके मुताबिक संबंधित डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करके वो कोर्स भी लेके आएंगे गाँव के अंदर। सर अंत में आप एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके गांव में अपना पीने के पानी की फैसिलिटी कैसी है और गंदे पानी की निकासी कैसी है? बिल्कुल जी सिरसवाल जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। गांव के अंदर देखो पानी की, तो हमारे गांव में मैं कहूँगा भी 2003 के लगभग 2 या 3 में सरकारी ट्यूबवेल लग गया था। जो वर्ल्ड बैंक के अंदर में ऐसा कुछ है यहाँ? वर्ल्ड बैंक के अंडर में की स्कीम में ही लगा था वो ट्यूबवेल। मेरे फादर साहब वर्ल्ड बैंक कमेटी के वो भी थे, चेयरमैन भी थे, तो उस टाइम लग गया था। पर बहुत बड़ा गांव है, जैसे 1800 पॉपुलेशन है, वोट थी, अब 2000 वोट होगी समथिंग, 3000 की पॉपुलेशन है कल्ले हुमायूंपुर की, और एक ही ट्यूबवेल है। वो एक ही कहेंगे कि पहले पुराना था, चलो नया हुआ, उसमें मोटर उधर से उधर डाल दी, पर पर्याप्त नहीं है। गांव का कुछ ऐसा है कि कुछ निवाण का एरिया है, कुछ ऊंचाई का एरिया है गांव के अंदर, है ना। तो निवाण में पानी आ जाता है, ऊंचाई में पानी नहीं चढ़ता। उसका एक प्रॉपर प्रबंध किया जाएगा कि गांव के दूसरी तरफ भी, जैसे उधर गांव का बस अड्डा है ना, उधर भी बहुत बड़ा भाईचारा रहता है हमारा, ICBC भाईचारा भी है, और उधर से भी कोई ट्यूबवेल लगा के ताकि गांव के अंदर एक सप्लाई उधर से दी जाए, 2 तरफ से पीने के पानी की सप्लाई दी जाए, ताकि जिसका घर ऊंचाई के ऊपर है उस तक भी पहुंचे और जो नीवे में है उस तक तो पहुंचेगा ही। तो ये तो हो गया पानी का प्रबंध, इसको भी हम करेंगे, 2 ट्यूबवेल का प्रबंध करेंगे गाँव में। और अगली बात अपने निकासी की समस्या की बात की है। गाँव के अंदर जो पानी की ड्रेनेज है ना, निकासी के ऊपर नहीं काम हुआ अभी तक। एक तो यहाँ कॉलोनी है, श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के अगले पास एक कॉलोनी है रोड के पे, उसके अंदर भी काफ़ी घर है, हमारे गांव के व्यक्तियों के घर हैं, कोई बाहर का नहीं है उसमें। उनकी भी बहुत लंबे समय से डिमांड है कि उनके पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पानी ऐसे रोड के ऊपर फैल रहा है, कोई आता जाता है, कोई लगाओ कि बच्चा कोई स्कूल जा रहा है घर से तैयार होके, कोई व्हीकल नज़दीक को लंघे तो उसके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं, कोई पेशेंट वहाँ भी दवाई लेने भी जाते हैं, है ना, उनके ऊपर भी छींटे पड़ जाते हैं। पहले से बीमार है और गंदगी के छींटे पड़ गए तो भाई इन्फेक्शन होने का डर है। तो ऐसे कोई तैयार होकर कोई मैरिज में जा रहा है ना, वो सब उसके से प्रभावित होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो कॉलोनी है गुरु तेग बहादुर साहब स्कूल के नज़दीक में, उनके पानी का भी बहुत बढ़िया प्रबंध करेंगे, उनको कहीं ड्रेनेज करेंगे सही सिस्टम पे लगा के। और गांव के अंदर जैसे उधर एक अपने जिधर जोड़ा बना हुआ ना, उधर भी हमारे जो मजहबी सिंह रहते हैं, तो वाल्मीकि भाईचारा है और SC भाईचारा भी है, उनके भी घरों के अंदर से एक बहुत बड़ा नाला जा रहा है। वो भी पुराने टाइम से बना हुआ है, मेरे ख्याल से भी सन 2000 के समथिंग आगे पीछे लगाओ बना हुआ है। वो भी उसके दीवार दूर बैठ गई, लोगों के घरों के अंदर उसका पानी मर रहा है, घरों की दीवारें बैठ रही हैं। उसका भी प्रॉपर प्रबंध करके उसकी सफाई करवाएंगे और उसकी भी रिपेयर करा के उसको बहुत बढ़िया तरीके से नाला बनवाएंगे, ताकि गांव का जो पानी है वो बढ़िया तरीके से ड्रेनेज हो जाए और बरसात के अंदर भी किसी के घर का नुकसान ना हो। जैसे पीछे क्या हुआ कि यहाँ एक वो बना है, जोड़ा तालाब था पहले, उसमें गाँव का पानी जाता था। वो ग्रांट तो बहुत आई है गवर्नमेंट की, अब वो लगी किस तरीके से, अब वहाँ पता नहीं कुछ सिंचेवाल मॉडल क्या बनाया है कुछ, उसका प्रॉपर तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या बनाया है वो। और अभी तक मेरे ख्याल से शायद भाई उसका प्रॉपर चालू होया नहीं होया कुछ पता नहीं चला, क्योंकि लोगों को उसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिली। अल्टीमेटली अगर कोई ग्रांट आती है
मैं समझता हूँ उसकी फैसिलिटी गांव वालों को मिलनी चाहिए, लोगों के लिए आती है। यानी कि आपके कहने का साफ तौर पे यही मतलब है कि उसका पैसे का जो बाहर से ग्रांट के तौर पे आया है उसका सही यूज़ नहीं हो पाया। बिल्कुल, उसका यही कह पाऊँगा कि जब गांव का पानी की ड्रेनेज सही नहीं हुई है तो अभी तक वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नहीं आया। और अभी पीछे बरसात हुई है, पहले बार मैं कहूँगा मेरे गाँव के जो लोगों के घर है ना उनके अंदर पानी बढ़ गया। वाल्मीकि भाईचारे के अंदर लोगों के घर में बढ़ गया और एससी भाईचारे के अंदर उनके घरों के अंदर पानी बढ़ गया। पहले ही उनके पास एक एक कमरे के 2 घर हैं, उसी के अंदर घर का सामान रखा है, उसी में बेड लगा रखे हैं, उसके अंदर गोड्डा गोड्डा पानी बढ़ गया, घर के बेड भी ख़राब हो गए, जो उसके अंदर सामान रखा था कपड़ा वो भी ख़राब हो गया। तो जो जिसकी दीवार थोड़ी बहुत कमज़ोर थी, कईयों की तो दीवारें भी गिर गई। लोगों के पास भी रोटी खाने जो के लिए तो अब पैसे की समस्या है, तो ऊपर से घर की दीवार गिर गई, वो कैसे बनाएगा। तो उसको प्रॉपर सिस्टम करेंगे, किसी के घर के अंदर पानी ना बढ़े और जो पानी की समस्या बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकलती रहे। और इसके अलावा जो आर्थिक तौर से कमज़ोर व्यक्ति है, मैं तो समझता हूँ कि जो काम करना है ना वो उन्हीं लोगों के लिए करना चाहिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। कि देखो जिसके पास पर्याप्त साधन है उसके लिए तो हम क्या करेंगे, वो तो पहले ही फॉरवर्ड है, वो समस्या का समाधान हाँ वो बंदा खुद कर लेता है, वो अपने बच्चों को भी शहर पढ़ा लेगा। सर एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको, वही अंत में सवाल आपसे वही करूँगा मैं कि सरपंच पद का ही नहीं, इलेक्शन चाहे किसी भी लेवल का है, वादे और दावे तो सभी करते हैं और जनता का मानना ये होता है कि वादे और दावे, इलेक्शन के टाइम पे वादे और दावे तो तकरीबन सभी करते हैं, लेकिन उस पे खरा उतर पाना बड़ा मुश्किल है। और पूरे 5 साल फिर कैंडिडेट जो है गांव में या फिर उस पद पे तो नज़र आता है, लेकिन सिर्फ कागज़ों में नज़र आता है। हालांकि देखने में जब उसके पास समस्या लेके जाती हैं तो पूरे 5 साल तक बंदा नज़र नहीं आता वादे और दावे करने के बाद। आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखो, मैं ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि जब इलेक्शन होता है ना सारे लोग हाथ जोड़ते हैं, पाँव जोड़ते हैं, लोगों को पैरों में भी हाथ लगाते हैं, ठीक है ना, मत्था भी टेकते हैं, अभी एक बारी वोट डाल दो। पर मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अभी भी आप यकीन ना मानो, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मेल आई। पहले मैं 2006 से 2008 तक मैं इंग्लैंड में रह के आया हूँ, श्री गुरु सिंह सभा चौथल गुरुद्वारा साहब में, जो कमेटी ने मेरे को स्पॉन्सर किया था और उन्होंने ही खर्चे पे मेरे को बुलाया था। 6 महीने के लिए बुलाया था, काम देख के उन्होंने मेरा वीज़ा एक्सटेंड करा दिया, 2 साल मेरे को रखा। उसके बावजूद भी चलो बुलाते रहे हैं। मैं आईलेट्स भी मैंने किया था, जब कि पढ़ाई छोटी को मेरे 20 साल हो गए थे, फिर भी चलो। आप यकीन ना मानना, अभी भी मेरे पास मेल आ रखी है, मेरे को 17 लाख रुपया, 17,000 पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, 100 रुपये का 1 पाउंड है, यानी 17,000 पाउंड सरकार का वो पैकेज दे रहे हैं अभी भी। और यानी 17 लाख रुपया साल का बनता है। बुला रहे हैं मेरे को, मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा। मैंने उनको भी थोड़ी यही रिक्वेस्ट की है, बन के कहीं बाहर जाने की प्लानिंग तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर मेरे को जाना होता तो, अगर पैसे का लालच होता तो मैं आज से 6 महीने पहले चला जाता। ये मेरे पास नवंबर दिसंबर में मेरे पास मेल आई थी। मेरे से वो बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं, उनको व्यक्ति नहीं है, रिलेशन होते हैं। जहाँ मैंने काम किया है मेरा प्यार ही बना है, वहाँ बहुत प्यार देते हैं मेरे को। मेरे से तो सीनियर है, वो एम्प्लॉयर है। और मैंने उनको भी यही रिक्वेस्ट किया, अभी मैं अभी अपने गांव के लिए काम करना चाहता हूँ, तो अभी मैं इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की और मैं अपने गांव के लिए ही समर्पित हूँ। आप यकीन मानना कि अभी भी मेरे गांव के अंदर एक भी शायद बुढ़ापा पेंशन आपको पेंडिंग नहीं मिलेगी जो एलिजिबल हो और उसकी ना लगी हो। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथी भी हैं और भी वो भी सोशल वर्क करते हैं। यानी कि कुल मिला के बात वहीं आती है कि लोगों को फैसिलिटी देनी है। बिल्कुल जी, जो ज़रूरतमंद है उस तक हर फैसिलिटी पहुंचेगी। जैसे मनरेगा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मनरेगा का जो पैसा आ रहा है वो हर लोड़वंद तक पहुंचेगा। बिना ऐसा नहीं कभी होगा मेरे हाथ से कि भाई बंदा अच्छा खासा है, उसका सारा कुछ ठीक ठाक है, उसके पास मनरेगा का पैसा गया, ऐसा नहीं होगा। जो लोड़वंद है उसको स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, ज़रूरतमंद तक गवर्नमेंट की स्कीम पहुंचेगी। जिसको मनरेगा के थ्रू जो लगाओ भी, चलो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं अपने गांव के व्यक्ति है ना, और ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए मनरेगा की स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट दे के उनको भी रोज़गार मिलेगा, उन तक पहुँचती करेंगे। यानी और दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्ट की बड़ी समस्या है हमारे गाँव में। यहाँ से पंजाब के लिए, हमारे ज़िले में किसी को जाना हो मोहाली के लिए, कोई डायरेक्ट बस सर्विस नहीं है। कोशिश करेंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बस सर्विस हो और हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके, देखो ज़िले तक ही जाता था ना, या तहसील तक जाते हैं, ज़िले तक जाते हैं,
वो अपनी बस के अंदर बैठ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जा सके। हर किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, कई बार बच्चे कहाँ पे गए होते हैं, किसी बुजुर्ग को नहीं भी ले जा सकते, असमर्थ होते हैं ना, और इस चीज़ पे ध्यान देंगे। और इसके अलावा मेरी एक बहुत बड़ा एजेंडा मैंने अपने मन में सोच रखा है, अपने साथियों से मैं सलाह मशवरा कई बार करता हूँ कि जैसे मेरा गांव, मेरे इलाके में लाग पास हमारा हंडेसरा थाना पड़ता है, सबसे बड़ा गांव है। कोशिश करेंगे कि एक सब तहसील, जैसे मेरे यहाँ से तो गांव से 25 किलोमीटर हमें तहसील पड़ती है डेरा बसी, हमारे गांव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक आगे भी पंजाब का एरिया है, उनके लिए तो 35-38 किलोमीटर तहसील पड़ जाती है। कोशिश करेंगे कि अपने गांव के अंदर सब तहसील बने। अपने हलके के विधायक जी से संपर्क करेंगे और पंजाब गवर्नमेंट के जिस स्तर पर भी कोशिश होगी वहाँ तक हम कोशिश करेंगे अपनी बात रखने की कि हमारे गांव के अंदर सब तहसील बनवाई जाए। उसके लिए जो ज़मीन है हम देंगे। यहाँ बहुत पर्याप्त ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, सरकारी हाई स्कूल है, उसका बहुत खुला ग्राउंड है, आसपास धर्मशाला वगैरह भी है, टेम्परेरी भी हम मुहैया करा देंगे कि अपने गांव में सब तहसील बने ताकि लोगों को ईजी यहाँ आसानी से अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो हो सके। और अभी सीमित समय तो सीमित होता है, देखो मैं आपका भी कितना टाइम कंज्यूम करा सकता हूँ ना, एक लिमिट होती है, पर गाँव के तो एजेंडे बहुत सारे हैं जिनको हम लगातार करते रहेंगे बिना रुके, और यहीं अपने गाँव में अपने घर पर ही रह के लोगों की सेवा करते रहेंगे। सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से पूरे समस्त ग्रामवासियों को, हुमायूंपुर तहसील ग्राम पंचायत को आप क्या अपील करेंगे? देखो सिरसवाल जी, सबसे पहले मैंने आपका स्वागत और धन्यवाद किया, दोबारा फिर आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे गांव के जो बड़े एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान फोकस करने के लिए, ताकि मेरी बात को आप कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुँचाए। मेरे ग्रामवासियों तक तो जाएगी हो जाएगी और सरकार तक भी जाएगी, ताकि उनको प्राथमिकता मिले और मेरे गांव के जो समस्याएं, मुद्दे हैं वो हल हों। और बाकी मैं अपनी तरफ से तो आपको, आपके चैनल को और समस्त अपने ग्रामवासियों को, पूरे पंजाब वासियों को 15 अगस्त के अपने स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो रखड़ी का त्यौहार आ रहा है, और पंजाब में सिखों में तो रखड़ पुन्य का भी बोलते हैं, बाबा बकाला जी मेला भरता है, तो उन सबको मैं बधाई देता हूं, और बहनों को भी बधाई देता हूं जो अपने भाइयों के हाथ पे रखड़ी बांधती हैं, तो वो भी खुशियों से अपने भाइयों के रखड़ी बांधे। और सभी को मैं यही अपील करता हूं कि 15 अगस्त की और रखड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और परमात्मा आपको भी समर्था बख्शे, आप ऐसे लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाते रहें। तो ये थे आज हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार जिला मोहाली हुमायूंपुर तहसील से श्री दलवीर सिंह जी। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।